हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। सो आई एम बैक अगेन विद अ लेक्चर ऑन द टॉपिक ऑफ वेक्टर्स एंड 3D ज्योमेट्री। तो आपको पता ही होगा कि आई हैव ऑलरेडी कवर्ड द टॉपिक ऑफ वेक्टर्स इन द प्रीवियस लेक्चर्स। ठीक है, तो आज बारी है 3 डायमेंशन ज्योमेट्री को स्टार्ट करने की। सो इन टूडेस लेक्चर आई विल स्टार्ट अप विद द टॉपिक ऑफ 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। ठीक है, तो 3 डायमेंशन ज्योमेट्री को बेसिकली स्टार्टिंग से देखेंगे एंड वी विल बी ऑल्सो स्टार्टिंग अबाउट द formulas which are basically associated with the 3-dimensional geometry, like the distance formula between two coordinate points, as well as we will study the section formula, and after on we will extend our study to study of direction ratios and direction cosine, which plays a very important role in 3-dimensional geometry. तो अगर आपने 11th में if you have already studied the coordinate geometry, then you must be have been familiar with the study of coordinates in 2D plane, and on carrying forward we will basically study about the coordinates in basically 3-dimensional space. Now let us get started. So if you find this particular lectures useful, then do subscribe to my channel and help me to reach 1k subscribers. Okay, so with this I guess you will help me and like the videos also if you find this particular content useful, and I hope I will be providing this particular content. I will complete the whole syllabus of plus 2 level mathematics on my channel Study with Sridhar. So let us get started. Okay, so today's goal will basically be focused on, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिकली ऑन द 3-डायमेंशनल ज्योमेट्री और उसका बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं, एंड देन वी विल मूव टू द स्टडी ऑफ द डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज बेसिकली आस्क्ड एंड द सेम टाइम क्वेश्चन जो पूछा जाता है जेई मेंस और जेई एडवांस में। ठीक है, जेई मेंस में अगर देखोगे इस टॉपिक से डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन से एक क्वेश्चन पूछ लेता जाता है, और वो सेम टाइप का क्वेश्चन हर एक पेपर में अलग अलग टाइप में रिपीट होकर आता है। सो वी विल स्टडी अबाउट दोज पर्टिकुलर थिंग्स। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। ओके, सबसे पहले शुरू करने से पहले माई फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग विल बेसिकली बी अ कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इन अ 3D space. Now what does this particular D word implies? So before starting about what is 3D or 2D, I want to give emphasis on this particular word D. So this D implies dimension. Okay, so what does dimension means? ठीक है, तो अगर किसी ने लीनियर अलजेब्रा पढ़ा होगा तो देन डेफिनेटली विल अंडरस्टैंड व्हाट डज डायमेंशन मीन, बट मोस्टली प्लस 2 लेवल पे दे वोंट बी फेमिलियर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियर अलजेब्रा. सो आई वांटेड टू, बट स्टिल आई विल से अपॉन द डेफिनेशन ऑफ डायमेंशन. सो डायमेंशन बेसिकली रिप्रेजेंट द number of linearly independent, okay, these are basically linearly independent vectors. Okay, linearly independent vectors in a vector space. ठीक है, तो शायद आपको लीनियर अलजेब्रा का एक डेफिनेशन समझ में ना आए, बट इन केस कोई अगर पूछे व्हाट डज डायमेंशन इंप्लाइज, यू आर एक्चुअली इन द पोजीशन टू से द डायमेंशन बेसिकली इंप्लाइज द नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स दैट बेसिकली स्पैन्स द एंटायर वेक्टर स्पेस. तो यहाँ पर अगर मैं डायमेंशन का बात करूँ, इट सेज दैट देयर इज 3 डायमेंशन. सो दिस 3 डायमेंशन मीन्स दैट देयर आर 3 dimension. This word implies that there will be 3 linearly independent vectors that will basically span the entire space. Okay, entire 3-dimensional space. Now for talking about this particular what is span and what is this particular term, what meaning of space, you have to basically study about the concept of linear algebra. But since linear algebra is not included in JEE syllabus, so you can have a rough idea कि क्या होता है बेसिकली डायमेंशन. तो डायमेंशन बेसिकली लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होते हैं दैट बेसिकली स्पैन द एंटायर वेक्टर स्पेस. इसको मैं आसान भाषा में बोलूँ तो बेसिकली इट इम्प्लाइज कि ऐसा 3 वेक्टर्स है जिसके मदद से हम लोग उसका कुछ लीनियर कॉम्बिनेशन करने के बाद हम लोग एंटायर वेक्टर स्पेस को कवर कर सकते हैं. दैट मीन्स for by using those 3 vectors we can make up any vector that will basically represent the space, that will basically be present in the space. ठीक है, I hope this particular definition is clear. ठीक है, तो what I mean to say of 3 independent vectors, so अगर देखोगे तो those 3 independent vectors are basically, and they are basically referred as I cap, J cap and K cap, and basically they are along the 3 dimensions, that is basically the x axis, y axis and z axis. So अगर कोई तीनों vectors लाइक आई कैप, जे कैप और के कैप के लीनियर कॉम्बिनेशन से बनता है, दे विल बेसिकली बी स्पैनिंग द एंटायर वेक्टर स्पेस. दैट मीन्स कोई भी एक वेक्टर होगा तो उसको हम लोग बना सकते हैं आई, जे और के कैप के हेल्प से. सिमिलरली दे बेसिकली इम्प्लाइज कि ये 1 या 2 एंड 3, दिस 3 वेक्टर्स बेसिकली मेक्स अप द एंटायर स्पेस. मतलब कोई भी वेक्टर अगर 3 डायमेंशनल स्पेस में रिप्रेजेंट करना है देन वी कैन टेक द हेल्प ऑफ दिस 3 वेक्टर्स. ठीक है, सो विद दिस दैट इज बेसिकली द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड 3 डायमेंशन. I hope this particular definition is clear. ठीक है, so if we are talking about 3 dimension, let me draw the 3 dimensional axis. Okay,
And if we are following the right hand coordinate systems, then let our x over here, y over here and z over here be. Okay, so यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं कि दिस बेसिकली बी द 3 डायमेंशनल स्पेस. 3 डायमेंशनल स्पेस को एज्यूम करने का बेस्ट तरीका होता है कि जिस कमरे में आप बैठे हो उस कमरे का कोई भी एक एज पकड़ लो. ठीक है, स्टार्ट विद द एनी पर्टिकुलर कॉर्नर ऑफ द पर्टिकुलर रूम एंड थिंक दैट पर्टिकुलर 3 परपेंडिकुलर लाइंस एज एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली. ठीक है, कोई तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन सच दैट दे आर को टर्मिनस, आई मीन दे आर टर्मिनेटिंग फ्रॉम अ सेम पॉइंट. दैट मीन्स एंड दैट पर्टिकुलर सेम पॉइंट इज बेसिकली रेफर्ड एज द origin, that is 0, 0, 0. Okay, so this particular point is known as the origin point. एंड अगर आप तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन को अगर आप एक्स वाई और जेड एक्सिस से रिप्रेजेंट करते सच दैट दे मेक सच दैट दे आर 90 degree with each other, such that they all of are 90 degree related with each other, and then these three axes are basically mutually perpendicular, and these particular three axes basically represent the dimensions of a 3-dimensional vector 3-dimensional space. ठीक है, सो कोई भी अगर मैं स्पेस में किसी भी चीज़ का बात करूँ देन दे आर बेसिकली रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट एंड जेड एक्सिस कोऑर्डिनेट. For example, if I want to represent any point in this x, y, z axis, that means the 3-dimensional plane, and I say the coordinate of the point as x, y and z, and that particular thing implies that अगर मैं 0 से कोई एक particular vector बनाता हूँ to this p, then I can directly write the position vector of point p as xi cap plus yj cap plus zk cap. Now this particular thing is basically clear from the study of vectors. ठीक है, तो अगर आप पता चला होगा कि 3-dimensional स्पेस को वेक्टर के बाद ही पढ़ाया जाता है सच दैट यू अंडरस्टैंड द फर्स्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर्स एंड देन यू अप्लाई द कॉन्सेप्ट, देन बेसिकली यू अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर्स इन 3 डायमेंशन. तो वेक्टर्स का जो हर एक कॉन्सेप्ट है वो आप अप्लाई करने वाले हो इस 3-dimensional ज्योमेट्री का स्टडी में. ठीक है, इवन इन द स्टडी ऑफ स्ट्रेट लाइन इन स्पेस, इवन इन द स्टडी ऑफ प्लेन्स. ओके, सो अगर मैं बात करूँ कि बेसिकली ओपी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर दैट मीन्स यू कैन से दैट दिस एक्स आई कैप, वाई जेड जे कैप एंड जेड के कैप. ठीक है, सो व्हाट डज दिस पर्टिकुलर थिंग इम्प्लाइज. तो अगर मैं एक काम करता हूँ, अगर मैं पी पॉइंट से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ ऑन द एक्स वाई प्लेन, इफ आई ड्रॉप अ परपेंडिकुलर ऑन द एक्स वाई प्लेन, व्हाट दिस पर्टिकुलर थिंग्स विल इम्प्लाई. सो अगर देखूंगा मैं, अगर यहाँ से मैं इसका चीज़ देखता हूँ, अगर फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ परपेंडिकुलर ड्रॉप ऑन द एक्स वाई प्लेन. ठीक है, ये एक्स वाई प्लेन के ऊपर अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप फेंकता हूँ पी से एंड दैट पर्टिकुलर ड्रॉप इज ऑन लेट इट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑन एक्स वाई प्लेन वी बेसिकली लेवल्ड एज क्यू. ठीक है, अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट को मैं क्यू बोल रहा हूँ एंड दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज के, सो यहाँ पर एक चीज़ क्या होगा कि एक्स वाई प्लेन में प्रेजेंट है, दैट मीन्स द जेड कोऑर्डिनेट विल बी 0. सो यहाँ मैं लिख सकता हूँ क्यू का कोऑर्डिनेट दैट इज एक्स, वाई, 0. So from here the study is basically again the study of 2D plane. Now अगर Q को मैं x, y, 0 लिख रहा हूँ, so what does this x implies? The x implies the distance on the y axis, so this is x, and similarly y implies the distance on the x axis, so this is y. And this particular point अगर मैं for example again instead of doing on the taking the projection, that means the perpendicular drop on the xy axis plane, I took a projection on the zy plane. अगर मैं इसका प्रोजेक्शन जेड वाई प्लेन में लेता हूँ, अगर मैं इसका प्रोजेक्शन जेड वाई प्लेन में लेता हूँ, देन दिस पर्टिकुलर पॉइंट विल बी लाइंग ऑन द वाई जेड प्लेन. सो दिस पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट विल बी 0, y, z. Now similarly this z will basically be the distance on the y axis. So this particular point will this particular distance of origin from this particular point will basically represent z. So this is how you basically represent any particular point in a 3-dimensional space. ठीक है, तो and whenever we divide the 3-dimensional space then they basically represent total 8 octants. अगर आप देखते हो when all of the x, y and z are positive then that particular octant is basically represented first octant. ठीक है, तो ऐसे करके आप 8 ऑक्टेंट बना सकते हो. हाउ डू यू मेक, सो इसको इमेजिन करने का एक बेस्ट तरीका होता है दैट इज फॉर एग्जांपल यू थिंक ऑफ अ बॉक्स. ओके, यू थिंक ऑफ अ क्यूब. ठीक है, एक क्यूब को इमेजिन करो एंड सिमिलरली if you imagine a cube, okay, so from here if you imagine a cube like this, and similarly on this particular you imagine 4 cubes like placed like this. Okay, so you imagine 4 cube placed like this, and if you imagine these 4 cube which are placed like this in such way, okay, in such way that this, okay, so from here you can imagine 4 cubes stacked like this, and similarly if you imagine another 4 cube which is present behind those 4 cubes, and in doing so if you get the center point, that means this particular center point, and if you represent this particular center point as origin, if you represent the center point as origin and you take this particular direction as positive x axis, this particular direction as positive y axis, and this particular direction as positive z axis, so you can see that this particular x, y and z axis basically are divided by total 8 cubes. This particular x, y, z axis are basically divided in
total 8 cubes on basis of plus and minus sign. On basis of this plus and minus sign, they are basically divided into 8 octant. Now how does this 8 octant comes from? So since x can take two types of values, that is positive values and negative values, similarly z can also take two types of values, positive and negative, similarly y can also take two types of values, positive as well as negative. So there means this implies that there will be a total of 2 to the power 3 octants, 2 to the power 3 octants, okay, octants. So there will be total 8 octants which basically will be separated or divided by this particular x y z axis, ठीक है. So these are basically, so जैसे हम लोग in 2-dimensional space we basically talk about first quadrant, second quadrant, third quadrant and fourth quadrant. Similar to the study of quadrant in 3-dimensional space, we extend the study of quadrant to octant. So okay, so they are basically known as, because they are divided into 8 spaces, I mean to say that 8 planes. Okay, so they are basically divided into 8 basically spaces, so they basically will represent octants. And similarly in case of 2D space, they are basically divided into 4 areas, so that they basically represent by a quadrant. Okay, so I hope this particular discussion was clear. Okay, so with this understanding, let us move forward and see what are the basic similar results जो हम लोग 2D में पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है. तो देखते हैं. The first important thing that we will study is basically the distance formula. Now this distance formula is very similar to what we studied in basically 2-dimensional space. तो 2-dimensional space में अगर मान लो आपके पास कोई दो कोऑर्डिनेट है x1, y1 and particular point है A and similarly another point is B such that this is x2, y2, and अगर मैं पूछूँ कि what is the distance between A and B and if it is represented by D, then you can directly say that the distance is basically under root of x2 minus x1 का whole square plus of y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इसका अंडर रूट रहते ही आपको डिस्टेंस का वैल्यू मिल जाएगा ना. सिमिलर टू एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, अगर मैं एक और एक्सिस ऐड कर दूँ तो देन आई हैव टू चेंज दिस पर्टिकुलर फार्मूला इन सच फैशन. फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास पॉइंट ए है सच दैट x1, y1 एंड z1 इज गिवन एज पॉइंट ए एंड अनदर पॉइंट बी इज बेसिकली गिवन एज x2, y2 and z2 is given as point B. Now in order to calculate the distance between A and B, then how can I calculate the distance? Now this distance will be similarly calculated as square root of x2 minus x1 का whole square plus y2 minus y1 का whole square plus z2 minus z1 का whole square. So only difference is basically there is basically another dimension, the other dimension, that z axis is only included in the basically the calculation of this particular square root. Okay, that means this particular formula will directly give you the result of what is known as the distance formula. Okay, of the thing which is known as the distance formula. So अगर आपको पूछा जाए कि दो पर्टिकुलर पॉइंट के बीच में which बेसिकली अगर 3-dimensional स्पेस में कोई पॉइंट प्रेजेंट है और दो पॉइंट के बीच में अगर डिस्टेंस निकालना है, then you definitely go on and apply this particular formula. I hope this particular thing is clear. Now with this, let us move to the another important thing that you already studied in 2-dimensional geometry, that basically section formula. So let us carry forward and discuss about the section formula in 3-dimensional space. So section formula in 3D space. Okay. So let us talk about section formula in 3-dimensional space. ठीक है. So मान लो आपके पास दो पॉइंट्स है. For example, the point 1, if P is given as x1, y1, z1, and similarly another point is Q, such that this point is given as x2, y2 and z2. And I say there is another point which lies on this particular line P and Q. And P and Q is basically line as 3-dimensional space. And इसके ऊपर एक point है that is basically presenting inside the line, that is present between the line, okay, that is present between the P and Q coordinate, and that particular point is known as R. Now this particular R point is basically internally dividing the line PQ in the ratio m:n. Now this particular division is basically known as internal division. So I hope this particular division was also clear when I also talked about the basic of understanding of algebra of vectors. ठीक है, तो algebra vectors में I already covered this particular topic of internal division and external division. So I hope you must have remembered, and if you haven't covered this particular lectures, then definitely go and check out that playlist in the description box and definitely try and finish all the lectures from the starting in order to have a good understanding. ठीक है, तो शुरू उसके बाद अगर मैं बोलता हूँ कि R पॉइंट है, जो पॉइंट बेसिकली P और Q को इंटरनली डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो m:n, ठीक है, देन द कोऑर्डिनेट ऑफ R विल बी गिवन एज, देन द कोऑर्डिनेट ऑफ R इन 3D स्पेस विल बी गिवन एज, m है तो m के साथ q का कोऑर्डिनेट को मल्टीप्लाई करो और n को p का कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करो. दिस इज हाउ यू रिमेंबर दिस रिजल्ट्स. सो फ्रॉम हियर यू विल मल्टीप्लाई m into x2 plus n into x1 divided by m plus n, comma m into y2 plus n into y1 divided by m plus n, comma
m into z1 sorry z2 plus n into z1 divided by m plus n. So this is how you get to the coordinate of r, which is basically the internal division of the line PQ in the ratio m is to n. Now similar to the fashion, if this particular division, since this division is internal, so we use the sign addition sign, okay. So we use this particular addition sign over here. Now instead this particular division would have been external division, externally divided, then that particular sign would have been only changed, then the only difference would have been in the sign, okay. That is basically the coordinate of r. For example, if this line P and Q is basically externally divided such that this particular point r lies over here, and in the ratio m is to n, if the point r dash, for example, if the point r dash basically if they externally divide the line segment P and Q in the ratio m is to n, then the only difference you will see that basically is m into x2 minus of n into x1 now divided by m minus n, okay, comma m into y2 minus n into y1 divided by m minus n, comma m into z2 minus n into z1 divided by m minus n. So this is how you get to the result of coordinate of r dash, that basically which is externally dividing the line segment PQ in the ratio m is to n. So this is how you get to the result, okay. So I hope these particular formulas are basically similar formulas, and you have already mastered this formula from the study of two-dimensional geometry. So instead of in only 3D dimensional geometry, you have to only incorporate the z-axis coordinate, okay, the z coordinate, okay. So I hope these particular results are clear. So with this, let us solve an important question. So this question was basically a simple question and a good question that can come up in JEE Mains exam as well as in a CBSE board examinations, okay. So this particular point says you have to calculate a coordinate of a point which basically divides the points forming the lines A and B, and this that particular point basically crosses the xy plane. So this particular question says, क्या क्वेश्चन में बोलना चाहता है कि there is a plane which is known as the yz plane, okay. So yz plane का इक्वेशन क्या होता है, that is basically x is equal to 0, ठीक है, क्योंकि since yz plane में x का कोऑर्डिनेट 0 होता है, so we can directly write this particular point has the x coordinate is 0, मतलब इस पर्टिकुलर प्लेन में कोई भी पॉइंट अगर लाई करने वाला है तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 होने वाला है. एंड द क्वेश्चन सेज दैट देयर इज अ पॉइंट लाइन सेगमेंट A एंड लाइन सेगमेंट B, ओके. सो पूछ रहे कि द व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द पर्टिकुलर पॉइंट व्हिच बेसिकली लाइज ऑन दिस पर्टिकुलर yz प्लेन, ठीक है. तो अगर पूछ रहा है व्हिच डिवाइड्स द पॉइंट फॉर्मिंग द लाइन व्हिच क्रॉसेस द yz प्लेन, तो अगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सो हाउ विल वी गेट टू द सॉल्यूशन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है. सबसे पहले अगर मैं बोलूँ, अगर मैं इसको ऐसे एज्यूम कर लूँ कि दिस पर्टिकुलर क्यू पॉइंट इज बेसिकली इंटरनली डिवाइडिंग द ए बी लाइन सेगमेंट इन द रेशियो लैम्डा इज टू 1, ओके. सो अगर मैं इसको एज्यूम करता हूँ कि दे पर्टिकुलर डिवाइड इनटू रेशियो लैम्डा इज टू 1, अब मैं ऐसे क्यों एज्यूम किया, यू विल सी द इंपॉर्टेंस ऑफ पर्टिकुलर डिवीजन द लैम्डा इज टू 1 में क्यों लिया, सच दैट यू डोंट हैव टू कैलकुलेट टू वेरिएबल्स, इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग टू वेरिएबल बेसिकली सॉल्व वन वेरिएबल एंड देन यू अप्लाई द रिजल्ट ऑफ द रेशियोस, ओके. तो देखते हैं अगर मैं q का कोऑर्डिनेट को लिखने रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूँ, सो फ्रॉम हियर द कोऑर्डिनेट ऑफ a इज बेसिकली 5,1,6 एंड b का कोऑर्डिनेट है 3,4,1. So from here if I represent the coordinate of q, so this will be basically 3 lambda plus 5 divided by lambda plus 1 comma 1 plus 4 lambda by lambda plus 1 comma this will be lambda plus 6 divided by lambda plus 1, ठीक है. तो यहाँ से मुझे q पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, और q पॉइंट का कोऑर्डिनेट का खासियत ये है कि उसका जो x कोऑर्डिनेट है दैट बेसिकली विल बी 0 सिंस q इज बेसिकली लाइंग ऑन दिस एक yz प्लेन. सिंस q इज लाइंग ऑन द yz प्लेन, तो उसका x कोऑर्डिनेट को क्या करना है, दैट इज 0. तो अगर इस पर्टिकुलर क्वांटिटी को यहाँ से 0 करते हैं, इस पर्टिकुलर क्वांटिटी को यहाँ से अगर 0 करते हैं, तो लैम्डा का वैल्यू मुझे मिल जाएगा दैट इज माइनस ऑफ 5/3. सो फ्रॉम हियर आई विल गेट टू द वैल्यू ऑफ लैम्डा एज बेसिकली 5/3, और इस पर्टिकुलर लैम्डा को अगर मैं पुट कर दूँ इस पर्टिकुलर पॉइंट q में, सो दिस इज हाउ वी विल गेट टू द पॉइंट दैट q व्हिच बेसिकली इज अ रिक्वायर्ड पॉइंट. So from here if I put this lambda as minus 5/3, so from here we will get the coordinate of point q as 0, 0, this will be 17/2 and this will be how much, so this is going to be minus of 13/2, okay. So from here you will directly get to the result of the point q, okay. So यहाँ से मुझे directly point q का result मिल जाएगा. So this is basically the answer to the question that is basically asked in this particular question. So I have this particular question and the discussion is clear, ठीक है. तो इसी के साथ लेट अस मूव फॉरवर्ड एंड स्टडी अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज बेसिकली द टॉपिक ऑफ डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो, ठीक है.
तो शुरू करने से पहले ना आई वांट टू टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंट एक्सिस. ओके ना 3 डायमेंशनल प्लेन में जब हम लोग 3D ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, सो बेसिकली वी रिप्रेजेंट द 3 एक्सिस बाय सम वेक्टर्स, and those vectors are basically unit vector along this particular axis is represented as I cap, j cap and k cap. Now you can think direction cosine as some fashion like similar to those particular axes also, the concept of unit vector. Okay, तो concept of unit vector को आप assume करके direction cosine को समझ सकते हो. So for example, if I before starting about the topic of direction cosine and direction ratio, let me take up the 3 dimensional space में कोई एक point लेता हूँ. ठीक है, सो अगर मान लो मैं कोई x, y और z एक्सिस में कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूँ, सच दिस इज द z एक्सिस. ओके सो फ्रॉम हियर इफ आई ट्राई टू रिप्रेजेंट एनी पॉइंट इन दिस x y z एक्सिस एज पॉइंट p, okay, such that the coordinate of point p is basically x, y, z and they basically form the coordinate of particular point p. ठीक है, तो मान लो in doing so the angle which the point p which the vector op, ठीक है, which the vector I will be talking about vectors in this particular difference only. So अगर मैं देखता हूँ कि जो OP vector है, if it makes alpha angle with the x axis, beta angle with the y axis and gamma angle with the z axis. ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ कि the OP vector basically makes x axis के साथ alpha angle, y axis के साथ beta angle and z axis के साथ gamma angle. So since we are basically dealing about angles, we have to take up a 2-dimensional thing such that to study about angles. Now we already know that in order to study about angles in 3-dimensional space, we basically study about the basically which is known as the study of omega. Okay, omega. Okay, and you must have understood this particular omega is basically the 3-dimensional vector, the 3-dimensional angle way. Okay, the 3-dimensional angle. Okay. So we are talking about only 2-dimensional angle. Okay, now since we are talking about 2-dimensional angle, and these 2-dimensional angles, if these angles are basically represented as alpha, beta and gamma, so in these fashions, if these angles are represented, okay, so then we say that basically this OP vector makes alpha angle with x axis, beta angle with y axis and gamma angle with the z axis. Okay, so if this OP vector make this particular angle, then we say the cos of alpha, cos of beta and cos of gamma are basically the direction cosines of this particular vector, directional cosines of this vector. Okay, directional cosines of the vector OP. ठीक है, OP वेक्टर का जो डायरेक्शन कोसाइंस है, वी से दिस cos of alpha, cos of beta and cos of gamma basically represent the direction cosine of the vector OP. So this cos of alpha is basically represented by the letter L, small l, cos of beta is represented by the letter small m and cos of gamma is basically represented by the small letter n. ठीक है, तो फ्रॉम हियर यू बेसिकली से अगर अल्फा बीटा और गामा एंड नाउ ऑन द रिस्ट्रिक्शन क्या है ना, अल्फा बेसिकली लेस देन और इक्वल टू 2 पाई but greater than 0. Similarly beta is also less than or equal to now sorry not 2 pi, it will basically be the angle. So all of them I mean to say all of them, alpha, beta and gamma are basically lie between 0 to pi. Gamma will lie between 0 to pi. Okay, so they will lie between 0 and pi. So this is basically the only condition that you have to follow for choosing the angles, that is alpha, beta and gamma, and if the cosine value of those angles are basically represent the direction cosines. ठीक है, अब डायरेक्शन कोसाइन कोई एक पर्टिकुलर वेक्टर के लिए हमेशा यूनिक होने वाला है ना, अनलाइक द डिस्कशन ऑफ डायरेक्शन रेशियोज जो बेसिकली कैन हैव इनफाइनेटली पॉसिबल डायरेक्शन रेशियोज फॉर एनी पर्टिकुलर लाइन. ठीक है, सो इफ वी टॉक अबाउट व्हाट आर बेसिकली now before studying about direction ratios, let me solve this particular question or let us study about direction ratios first. Okay, so if we want to know what basically direction ratios implies, so direction ratio, so if you want to know what basically direction ratio implies, direction ratio, okay, so direction ratios are basically some scalar multiple times of direction cosines only. So they are basically the scalar multiple times of direction ratios. So if we say the direction ratios of any particular line as represented by a, b and c, so they can be follow this particular relation, that is a by l is equal to b by m is equal to c by n is equal to lambda. Okay, so where
L, M and N are basically direction cosines. L, M and N are basically direction cosines. So if we say the direction ratios are basically represented by the term A, B and C, okay, if they are represented by the terms A, B and C, then we can directly say that basically the direction ratios are related by this particular fashion, that is A by alpha is equal to B by M is equal to C by N is equal to lambda. Okay, so from here you will definitely get to the result of basically direction ratios. So for any particular vector in a space, there can be infinitely possible values of direction ratios, but the direction cosines are always an unique value. Okay, so if we go forward and study, if we represent this r vector as some position vector of point P, so from here we can derive some important result. Are basically the results are L times of mod of r vector comma M times of mod of r vector comma N times of modulus of r vector. Basically they are the projection of OP vector on x, y and z axis respectively. ठीक है, I hope this particular result is clear. ठीक है, so another important result that you will basically see when you take the square of alpha plus square of beta plus square of cos square gamma, you get the result which is equal to 1. So from here you got the most important result, that is L square plus M square plus N square is basically equal to 1. Now you want to see how this particular derivation comes. ठीक है, तो सबसे पहले इस derivation को देखने के लिए, if you want to know what is the derivation of this particular result, you can do one important thing. Now since basically they are basically the cosine values, so from here if you can form this particular triangle, or you can do one important thing, since the cos alpha is basically involved, you can form this particular vector OP vector. Okay, अगर मैं OP vector को form करता हूँ such that this is xi cap plus yj cap plus z k cap. ठीक है, और मैं अगर पूछता हूँ कि what is the cos of alpha, so you can directly say me that is basically OP vector का डॉट प्रोडक्ट ले लो i cap के साथ, एंड डिवाइड कर दो what is the modulus of OP vector and i cap का मॉड्यूलस से डिवाइड कर दो. ठीक है, so in doing so you will get to the result of cos alpha as basically as equal to x divided by root under of x square plus y square plus z square. ठीक है, और in case if I do the square of this, and this will be the square of this particular result. Now similarly you will get the result of cos square beta as y square divided by root under x square plus z square, इसका भी whole square. ठीक है, now in similar fashion you will also get the result cos square gamma as z square by x square plus y square plus z square. ठीक है, ये वाला रिजल्ट मिलेगा. So from here if you add all these values of cos square alpha, from here if you add cos square alpha, cos square beta and cos square gamma, you will get the result which is basically implying directly equal to 1. ठीक है, so this particular result is the most useful result that you will see and apply in the upcoming questions of JEE Mains. ठीक है, JEE Mains का क्वेश्चन में काफी बार ऐसा रिजल्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है. ठीक है, so I hope you will remember this particular result. ठीक है, तो शुरू करते हैं. Let us try and see one important example. Okay, अगर मेरे पास कोई दो पर्टिकुलर पॉइंट दे रखा है एंड दोज पॉइंट्स आर बेसिकली इन द 3 डायमेंशन. ठीक है, सो मान लो पॉइंट है 5, 6, एंड -3 एंड द पॉइंट बी इज बेसिकली 1, -6, 3. तो अगर मैं पूछा जाए कि आप डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज निकालो, तो आप एक चीज़ तो एक नोटिस कर सकते होंगे कि अगर कॉस अल्फा का वैल्यू क्या हो सकता है, कॉस अल्फा का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, 1 हो सकता है. सिमिलरली अगर मैं बोलता हूँ कि सिंस अल्फा बीटा एंड गामा बेसिकली लाइज बिटवीन 0 एंड पाई, तो ये -1 से 1 तक जा सकता है. दैट मीन्स इफ आई टॉक अबाउट द डायरेक्शन कोसाइन, दे कैन हैव मैक्सिमम वैल्यू 1. दैट मीन्स दिस डायरेक्शन कोसाइंस आर बेसिकली इफ दे रिप्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ वेक्टर्स in by forming some linear combination of I cap, j cap and k cap, you will get the vector which basically have the magnitude is equal to 1. ठीक है, so आपको यूनिट मॉड्यूलस का वेक्टर मिलेगा. नाउ सिमिलरली द डायरेक्शन कोसाइंस आर बेसिकली द यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन. ठीक है, कोई दो पॉइंट के अलोंग कोई डायरेक्शन बनाओगे एंड इफ द डायरेक्शन इज स्पेसिफाइड, देन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन के अलोंग कोई अगर यूनिट वेक्टर बनता है, देन दैट पर्टिकुलर यूनिट वेक्टर द कंपोनेंट होता है, दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन कोसाइंस एंड द वेक्टर बनता है, उस वेक्टर का जो कंपोनेंट होता है वो बेसिकली डायरेक्शन रेशियोज बनता है. नाउ सिंस दोस कंपोनेंट्स कैन हैव इनफाइनाइटली मेनी वैल्यूज, दोस पर्टिकुलर कंपोनेंट्स आर बेसिकली रिप्रेजेंटेड बाय डायरेक्शन रेशियोज. ठीक है, तो देखते हैं अगर मैं ए बी वेक्टर को फॉर्म करने का कोशिश करूँ, इफ आई वांट टू फॉर्म ए वेक्टर वेयर बी इज द फाइनल पॉइंट, ए इज द इनिशियल पॉइंट, अगर मैं इस वेक्टर को कंप्लीट करूँ, सो फ्रॉम हियर आई विल गेट 1 - 5 दैट इज -4 आई कैप, ओके, -6 दैट इज -12 जे कैप एंड 3 -3 दैट इज बेसिकली +6 के कैप. तो आप बोलोगे कि ए बी वेक्टर का बेसिकली मुझे ऐसा वेक्टर मिल गया.
Now from here, if you have to comment on the direction cosine of this line segment, the line joining the point A and B, then you can directly say the direction cosines are basically the components. Okay, the basically the components. तो components है क्या हो सकता है? तो in order to represent the component, these components are basically -4, -12, and this is +6. ठीक है. So since this particular is the direction ratios, they can have infinitely many values. तो मैं अगर यहाँ से अगर मैं अगर 2 कॉमन लेता हूँ, so I can write this particular, और if I take -2 common, then I can write this as -2 times of 2, 6, -3. ठीक है. अगर मैं since these particular things are direction ratios, then can have infinitely many values. So direction ratios can also be represented as some lambda times of 2 lambda times of 2, 6, -3. Okay, so these are basically the direction ratios. Now if we want to talk about direction cosines, तो आप क्या करोगे, इस पर्टिकुलर वेक्टर को इसका मॉडुलस से डिवाइड कर दो, देन दोस पर्टिकुलर कंपोनेंट विल बेसिकली रिप्रेजेंट द डायरेक्शन कोसाइंस. ठीक है. अब देखते हैं व्हाट इज द मॉडुलस वैल्यू ऑफ ए वेक्टर. तो ए वेक्टर का मॉडुलस वैल्यू का देखोगे तो यू विल गेट 16 प्लस दिस इज बेसिकली 144 प्लस दिस इज 36. ठीक है. इसका वैल्यू कितना आता है, 36 प्लस 144, हाउ मच, 36 प्लस 144 इज बेसिकली 180 प्लस 16 बेसिकली 14. ठीक है. सो फ्रॉम हियर इफ यू रिप्रेजेंट द ए बी यूनिट वेक्टर विल बी समथिंग लाइक -4/14 आई कैप माइनस 12/14 जे कैप एंड प्लस ऑफ 6/14 के कैप. तो यहाँ से अगर मैं बोलूँ व्हाट इज द डायरेक्शन कोसाइंस, यू विल डायरेक्टली से मी द डायरेक्शन कोसाइंस आर बेसिकली -2/7 -6/7 3/7. ठीक है. तो दिस पर्टिकुलर क्वांटिटी इज बेसिकली द क्वांटिटी विच इज नोन एज द डायरेक्शन कोसाइंस. So these are basically the direction cosines. ठीक है. So unlike the study of direction ratios which can have infinitely many values, direction cosine are always unique for any particular vector. ठीक है. Now since in this question यहाँ पर कोई वेक्टर का मेंशन नहीं है, since in this question it is never mentioned about what is a vector. ठीक है. यहाँ पर उसी क्वेश्चन में बोला गया you have to form 2 points से फॉर्मिंग एक लाइन है. तो लाइन तो अगर मैं बोला जाए लाइन है, दैट मीन्स लाइन सेगमेंट है, दे कैन हैव टू टाइप्स ऑफ डायरेक्शन. एक डायरेक्शन हो सकता है ए से बी हो सकता है डायरेक्शन, या फिर बी से ए डायरेक्शन हो सकता है. नाउ सिंस द डायरेक्शन इज नॉट मेंशन्ड इन दिस क्वेश्चन, वी विल डायरेक्टली से दैट द डायरेक्शन कोसाइन कैन हैव 2 वैल्यूज. दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन कोसाइन कैन आल्सो बी पॉसिबल फॉर द पॉइंट्स ए एंड बी एज 2/7, 6/7, minus of 3/7. That is minus of this particular quantity. That means this particular direction. Okay, this direction implies that if I take minus of this particular direction cosine, then this particular direction will imply BA vector. This particular direction will imply the BA vector. And if we talk about AB vector, then you will say the direction cosine is this particular result. Then you will say the direction cosine is this given result. Okay, is this particular given result. Okay, I hope this particular discussion is clear. ठीक है. तो let us move forward and carry this particular discussion of direction ratios and direction cosines. ठीक है. Now another important result regarding direction ratios and direction cosine. Now since we saw that if I add the cosine of alpha square plus cosine of beta square plus cosine of gamma square and if it is equal to 1, then we can do one important thing. We can also see that cosine sine of alpha square, sine square of beta and sine square of okay, so from here साइन स्क्वायर ऑफ गामा और इसका जो रिजल्ट आता है दैट इज बेसिकली इक्वल टू. ठीक है. कैसे आता है, यू कैन डायरेक्टली पुट कॉस स्क्वायर अल्फा एज 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा. सो अगर इसको पुट करके देखते हो देन यू कैन डायरेक्टली गेट टू द रिजल्ट साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज बेसिकली इक्वल टू 2. ठीक है. अनदर इंपॉर्टेंट रिजल्ट दैट यू कैन डायरेक्टली रिमेंबर दैट बेसिकली कॉस ऑफ 2 अल्फा प्लस कॉस ऑफ 2 बीटा प्लस कॉस ऑफ 2 गामा is directly equal to -1. Now this particular result can also be come very handy. Okay, जहाँ पर आपको एंगल अगर ट्वाइस दे रखे एंड दैट पर्टिकुलर एंगल बेसिकली implies डायरेक्शन रेशियोस ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ बेसिकली अनदर न्यू वेक्टर. ठीक है. क्वेश्चन में ऐसा डिफाइन कर दिया गया है सच दैट द डायरेक्शन रेशियोस डायरेक्शन कोसाइंस आर गिवन as and they will be basically implying the alpha angle or beta angle or gamma angle. And if we are actually have to find another vector such that particular vector makes angle 2 alpha with x axis, 2 beta with y axis and 2 gamma with z axis, in such case you have to get to the result by this particular result. Okay, तो ये भी काफ़ी important result आता है. Now how you have to get this particular result, you can directly apply the result of basically cos of 2 alpha, and we already know that cos of 2 alpha is basically 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस ऑफ 1. ठीक है. अगर आप इस पर्टिकुलर रिजल्ट को यहाँ से पुट करते हो फ्रॉम दिस फर्स्ट इक्वेशन, आप इस इक्वेशन से ये वाला रिजल्ट को पुट करते हो देन यू डायरेक्टली गेट टू द रिजल्ट एंड द रिजल्ट विल बी डायरेक्टली इक्वल टू -1. ठीक है. सो विद दिस
with this, let us talk about what is the concept of angle between two lines. Now this particular concept of angle between two lines we already studied in vectors, ठीक है. So अगर vectors में कोई दो particular vector दे रखा है उसके बीच में angle हम लोग calculate कर सकते हैं. Now similar to carrying forward to the topic of angle between two lines in basically space, तो दो अगर लाइन दे रखा है देन वी डायरेक्टली से उस लाइन का कॉरस्पॉन्डिंग डायरेक्शन कोसाइन या फिर डायरेक्शन रेशियो दे रखा होगा, ठीक है. डायरेक्शन कोसाइन या फिर डायरेक्शन रेशियो दे रखा होगा. सो फ्रॉम देयर वी कैन डायरेक्टली गेट टू द रिजल्ट ऑफ एंगल बिटवीन दोस टू लाइंस इन बेसिकली 3D स्पेस. कैसे मिल सकता है देखते हैं, ठीक है. मान लो कोई आपके पास दो लाइन है एंड दैट पर्टिकुलर लाइन इज रिप्रेजेंटेड L1 एंड इसके अलोंग जो डायरेक्शन रेशियोज दे रखा है, इसके अलोंग द डायरेक्शन रेशियो दैट इज गिवन एज L1 कॉमा इसके अलोंग जो डायरेक्शन रेशियोज दे रखा है, और यू कैन से डायरेक्शन कोसाइंस, ओके. आई मीन टू से डायरेक्शन, ठीक है, कोई दोनों में से कोई एक दे रखा होगा तो वी कैन डेफिनेटली कैलकुलेट. सो अगर मैं मानता हूँ कि डायरेक्शन रेशियोज दे रखा है, दैट इज क्योंकि मोस्टली आप क्वेश्चन में देखोगे डायरेक्टली विल बी गिवन विद द डायरेक्शन रेशियोज, क्योंकि डायरेक्शन क्वेश्चन को कैलकुलेट करना थोड़ा टफ हो जाता है बिकॉज यू हैव टू डिवाइड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ द पर्टिकुलर वेक्टर. सो इंस्टेड इफ यू आर गिवन विद द डायरेक्शन रेशियोज and that is A1, B1, C1 and this particular direction ratios of the line L1 and another line is given such that this is line 2 and इसका जो direction ratios दे रखा है that is A2, B2 and C2, ठीक है, A2, B2 and C2, ठीक है. अगर ऐसा डायरेक्शन रेशियो दे रखा है एंड फॉर दिस लाइन इफ दे आर मेकिंग एन एंगल acute angle between these two lines as basically given as theta, so this the only condition is the theta should be less than 90 degree and greater than or equal to 0, okay. so ये वाला condition अगर imply करता है that means if we are talking about the angle where basically means the angle which is basically in the 0 से पाई के रेंज में, अगर एंगल है तो 0 से पाई के बीच में जो अगर एंगल है तो उस एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए उसका एक फॉर्मूला होता है. तो सिंस वी नो दैट दिस पर्टिकुलर क्वांटिटी कैन बी रिप्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ वेक्टर्स, तो अगर मैं इस क्वांटिटी को अगर वेक्टर के फॉर्म में लिखता हूँ देन वी कैन राइट इट A1 I कैप प्लस B1 J कैप प्लस C1 K कैप, ठीक है, मैं लिख सकता हूँ. साइमल्टेनियसली आई कैन आल्सो रिप्रेजेंट दिस पर्टिकुलर वेक्टर. अगर मैं बोलता हूँ दिस पर्टिकुलर कॉमन पॉइंट इज O पॉइंट एंड दिस वेक्टर्स आर बेसिकली द पॉइंट P एंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज Q. सो सिंस आई कैन फॉर्म दिस OQ एंड OP वेक्टर, कैन आई नॉट directly calculate the angle between these two vectors? Okay, yes, I can calculate. Now how will I calculate? I will simply use the concept of dot product. So from here the cos theta will directly be equal to OP vector dot OQ vector divided by modulus of OP vector into modulus of OQ vector. So from there we can directly get to the result as A2 plus B1 B2 plus C1 C2 whole divided by root under A1 square plus B1 square plus C1 square into root under A2 square plus B2 square plus C2 square. Now in case of direction ratios, if these are the direction cosine then this particular value will be equal to 0, 1 and this particular value will also be equal to 1, ठीक है. So from here you will only have to calculate A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 in order to get to the cosine value of the theta. So from here you can definitely calculate theta as cos inverse of this particular result, ठीक है. So from here you will directly get to the result of angle between two lines and आपको पता ही होगा from already the important result that basically कहीं पर दो straight lines दे रखा है and those particular straight lines are basically perpendicular each other. Simply उसका direction ratio से उसका vector form करो and dot product को equal कर दो 0 से. सिमिलर कंडीशन में अगर दे रखा है पैरेलल दे रखा है देन यू हैव टू डायरेक्टली इंप्लाई, ठीक है, उसका क्रॉस प्रोडक्ट लेके आप कर सकते हो या फिर उसको लैम्डा टाइम्स ऑफ दैट पर्टिकुलर वेक्टर को रिप्रेजेंट करके कर सकते हो, ठीक है. सो दिस इज हाउ यू बेसिकली अटेम्प्ट दोस क्वेश्चंस, ठीक है. सो लेट अस टेक अप एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट पर्टिकुलरली केम अप इन JEE मेंस. ना इस ये वाला जो टाइप का सेट पैटर्न क्वेश्चन है ना, दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेट पैटर्न ऑफ क्वेश्चन. तो आप इसको स्टार मार्क कर लो, ठीक है. और ऐसा टाइप का क्वेश्चन आप बहुत सारा देखने वाले हो, JEE मेंस का पेपर को उठा के देखोगे तो ऐसा टाइप का क्वेश्चन आपको बहुत बार रिपीटेड मिलते हुए दिखेगा, ठीक है. इसको करने का एक सेट पैटर्न होता है, ठीक है. Since this they are talking in this question that they are talking about the angle between the straight lines, ठीक है, angle between the straight lines whose direction cosines are given by this equation 2m plus 2m minus of n is equal to 0 and mn plus nl plus lm is equal to 0. सो यहाँ से अगर देख रहा होगा तो डायरेक्शन क्वेश्चन ऑफ पर्टिकुलर लाइन अगर मैं बोलता हूँ कि L, N, ठीक है, अगर ये डायरेक्शन रेशियो कोसाइन है ऑफ एनी पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइंस ऑफ एनी पर्टिकुलर टू स्ट्रेट लाइंस, अगर मैं ऐसे बोलता हूँ, सो फ्रॉम हियर इन ऑर्डर टू सॉल्व 3 वेरिएबल यू नीड 3 इक्वेशंस. पर क्वेश्चन में तो 2 इक्वेशन दिख रहे हैं, तो और एक इक्वेशन कहाँ से मिलेगा? सो अनदर इक्वेशन विल बी दिस पर्टिकुलर इक्वेशन दैट इज द मोस्ट ट्रिवियल इक्वेशन दैट इज बेसिकली L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू 1. सो मैं ऑलरेडी बोला था कि इस इक्वेशन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस आने वाला है. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है. सो इफ आई ट्राई टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, सबसे पहले तो क्वेश्चन में जो इक्वेशन दे रखा है ट्राई टू नोट दोस इक्वेशंस, ठीक है. सो यहाँ से अगर मैं देखूँगा दिस गिवन एज
2L plus 2M is equal to n from the first equation, and from the second equation if I see is basically m into n plus n into L plus L into m is equal to 0. ठीक है, सो यहाँ से मैं देखूँ तो n का वैल्यू इज रिप्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ लाइक दिस. ठीक है, सो यहाँ से अगर मैं इस पर्टिकुलर n को अगर मैं यहाँ पर पुट करता हूँ, सो आई विल गेट दिस एज m इंटू 2L प्लस 2M प्लस ऑफ 2L प्लस 2M टाइम्स ऑफ L प्लस L इंटू एम इज इक्वल टू 0. सो यहाँ से मैं अगर सॉल्व करता हूँ इस पर्टिकुलर इक्वेशन को, यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, दिस विल बी 2LM प्लस 2M स्क्वायर प्लस 2L स्क्वायर प्लस 2LM प्लस LM इज इक्वल टू 0. ठीक है, सो यहाँ से मैं अगर सॉल्व करता हूँ इस पर्टिकुलर इक्वेशन को, यहाँ से अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ सच दैट दिस इक्वेशन विल इम्प्लाई, दिस इक्वेशन विल गिव मी 2M स्क्वायर प्लस 2L स्क्वायर प्लस दिस विल बी 5LM इज इक्वल टू 0. अगर मैं एक काम करता हूँ L से अगर मैं m स्क्वायर से होल इक्वेशन को डिवाइड कर देता हूँ, द इक्वेशन विल बी 2LM का L बाई एम का होल स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स ऑफ L बाई एम. ठीक है, प्लस ऑफ 2 इज बेसिकली इक्वल टू 0. ऐसा इक्वेशन मिलेगा. अब मान लो मैं L बाई एम को कोई लैम्डा लेट कर रहा हूँ. ठीक है, लेट मी एज्यूम द L बाई एम वैल्यू एज सम लैम्डा. सो फ्रॉम हियर आई विल गेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 लैम्डा स्क्वायर प्लस 5 lambda plus 2 is equal to 0. So from here this will be 2 lambda square plus 4 lambda plus lambda plus 2 is equal to 0. So यहाँ से मैं अगर 2 lambda कॉमन लेता हूँ तो this will be 2 lambda plus 2 and 2 lambda lambda plus 2. ठीक है, this will be lambda plus 2. ठीक है, and this will be another lambda plus 2, so this will be plus 1. So यहाँ से मुझे lambda का दो वैल्यू मिल रहा होगा, that is -2 and -1/2. What are these two values basically implying? What these two values are basically implying? So अगर मैं देखूँ these two values are basically implying the condition कि दो particular straight line बन सकते हैं which have this lambda value, that means the L by m का value will be corresponding to -2 या फिर -1/2. ठीक है, तो ऐसा दो particular set of values होंगे, like दो quad values होंगे, triplet values होंगे L, m और n का. ठीक है, so let me calculate for two quad values or two triplet values. ठीक है, अगर मैं मानता हूँ कि L by m is equal to -2, so from here I can do one important thing कि L को मैं some constant k assume कर लेता हूँ. So from there I will get m as -2 times of k. ठीक है, so अगर मैं L को k assume करते हो तो m मुझे मिल जाएगा -2k. ठीक है, सिमिलरली मैं अगर n और n को अगर कैलकुलेट करने की कोशिश करूँ, दैट इज बेसिकली 2 टाइम्स ऑफ L प्लस 2 टाइम्स ऑफ m. सो यहाँ से मुझे मिल जाएगा 2k माइनस ऑफ 4k. सो आई विल गेट इज -2k. सो यहाँ से मुझे डायरेक्शन कोसाइन रेशियोज ऐसा मिल सकता है, मुझे यहाँ से डायरेक्शन कोसाइंस मुझे कुछ ऐसा मिलेगा. सो यहाँ से मुझे डायरेक्शन कोसाइन ऑफ पर्टिकुलर फर्स्ट लाइन, मैं मानता हूँ कि फर्स्ट लाइन है. ठीक है, उसको मुझे कैसा मिलेगा 1, -2, -2. ठीक है, ना सिंस दिस पर्टिकुलर अगर मैं इसको वेक्टर बनाता हूँ, ना सिंस दिस पर्टिकुलर डजंट इम्प्लाइज अ यूनिट वेक्टर, सो दिस बेसिकली डज नॉट रिप्रेजेंट डायरेक्शन कोसाइन, इंस्टेड दे रिप्रेजेंट द डायरेक्शन रेशियोज. ठीक है, तो आई होप दिस पर्टिकुलर कंडीशन इज क्लियर. ना इन ऑर्डर टू मेक दिस पर्टिकुलर वेक्टर अ डायरेक्शन रेशियो, देन यू कैन डू वन इंपॉर्टेंट थिंग, दैट यू कैन डिवाइड दिस पर्टिकुलर वेक्टर बाय दिस मैग्नीट्यूड, दैट इज 1/3, -2/3, -2/3. So this is how you will get the direction cosine value of the first straight line. Now if we solve for lambda is equal to -12, lambda is equal to -12, from here you will get L by m is equal to -1/2. और अगर मैं L by m को -1/2 सॉल्व करता हूँ, if I solve for L by m is -1/2, तो L को मैं अगर एज्यूम करता हूँ, L को अगर मैं in order to do that, if अगर एज्यूम करता हूँ मैं m को as k, then I will get L as -2k. ठीक है, ना इन डूइंग सो आई विल गेट n के वैल्यू कितने मिल जाएगा, दैट इज बेसिकली -2k अगेन. सो यहाँ से मुझे डायरेक्शन रेशियो ऑफ द सेकेंड लाइन मुझे कुछ ऐसा मिल जाएगा, दैट इज बेसिकली -2, -2. ठीक है, सो यहाँ से मुझे डायरेक्शन रेशियो चाहिए, तो डायरेक्शन कोसाइन चाहिए, तो अगेन यू हैव टू डू बेसिकली बाय डिवाइडिंग दिस पर्टिकुलर वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड. अगर इसका वेक्टर बना के इसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देता है, देन यू राइटिंग द कंपोनेंट, यू विल बेसिकली गेट द डायरेक्शन कोसाइंस. ठीक है, एंड सिंस द क्वेश्चन इज आस्क्ड अबाउट व्हाट इज द एंगल, सो अगर मैं एंगल का बात करूँ, दैट बेसिकली कॉस ऑफ थीटा. मैं अगर पूछता हूँ व्हाट इज द कॉस ऑफ थीटा, यू विल डायरेक्टली से कि दोनों बेसिकली जो L1 और L2 का वैल्यू आया, मान लो दिस इज L2 एंड दिस फ्रॉम हियर यू विल गेट द वैल्यू ऑफ L1. सो अगर मैं दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करता हूँ, सो फ्रॉम हियर इसको भी अगर डायरेक्शन कोसाइन बनाना है, इसको भी डायरेक्शन कोसाइन बनाना है, यू कैन राइट इज -2/3, 1/3 एंड दिस विल बी फ्रॉम हियर दिस विल बी -2/3 अगेन. ठीक है, सो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, सो फ्रॉम हियर इफ आई सॉल्व फॉर कॉस ऑफ थीटा, सो व्हाट कैन आई डू, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2.
अगर मैं दोनों डायरेक्शन क्वेश्चन को डॉट प्रोडक्ट करके ऐड कर दूं, ठीक है, सो फ्रॉम हियर आई विल गेट द कॉस थीटा वैल्यू एज माइनस ऑफ 2/3 इंटू 1/3 बेसिकली इक्वल टू माइनस ऑफ 2/9 प्लस 1/3 माइनस ऑफ दिस विल बी अगेन माइनस ऑफ 2/9, okay, and plus of 4/9, ठीक है. सो फ्रॉम हियर इफ यू सॉल्व यू विल गेट द cos थीटा वैल्यू 0, और cos थीटा 0 कब होता है, व्हेन द थीटा इज बेसिकली π/2. फ्रॉम हियर द राइट आंसर टू द क्वेश्चन विल बेसिकली बी 90 डिग्री. द एंगल बिटवीन द स्ट्रेट लाइन विल बी डायरेक्टली इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है. आई होप दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट एंड द डिस्कशन इज क्लियर, ठीक है. ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अगर आप जेईई मेंस का प्रीवियस क्वेश्चन उठा के देखोगे सो यू विल फाइंड देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन व्हिच इज रिपीटेड ऑन दिस पर्टिकुलर फैशन ओनली. आपको सिर्फ एक चीज इंप्लाई करना है कि जो दो इक्वेशन दे रखा है उसके कॉरस्पॉन्डिंग से कोई एक पर्टिकुलर वेरिएबल को एलिमिनेट करो एंड देन पुट इन द अदर इक्वेशन एंड देन चेक बाय दिस पर्टिकुलर रिलेशन ना. ये वाला जो क्वेश्चन था ना, इसमें मैंने बेसिकली इस इक्वेशन को यूज ही नहीं किया. इंस्टेड आई सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन बाय टेकिंग L/M एज सम कांस्टेंट एंड सम मल्टीपल टाइम्स ऑफ लैम्डा, ठीक है. अगर आप चेक करना चाहते हो यू कैन डू वन इंपॉर्टेंट थिंग, इस पर्टिकुलर वैल्यूज को पुट करो इस पर्टिकुलर इक्वेशन में एंड देन चेक कि ये वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, ठीक है. सो फ्रॉम हियर यू विल गेट टू द करेक्टनेस ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है. आई होप दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज क्लियर ना. काफी बार क्वेश्चन में ऐसा भी होगा कि दो इक्वेशन तो ऑलरेडी वैल्यूज नहीं आ रहा होगा, ठीक है. सो फ्रॉम हियर यू विल टेक दिस पर्टिकुलर हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, ठीक है. सो फॉर दिस यू विल हैव 3 इक्वेशन एंड 3 अननोन. फ्रॉम देयर यू कैन डेफिनेटली कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ द 3 अननोन्स एंड दिस इज हाउ यू विल सॉल्व द क्वेश्चन, ओके. कोई भी दो स्ट्रेट लाइन दे रखा होगा एंड दोस डायरेक्शन क्वेश्चंस आर रिलेटेड बाय सम इक्वेशन, देन यू विल कैलकुलेट द एंगल बिटवीन those two straight lines in such fashion. So I hope this particular question is clear. Now with this I come to the end of the lecture. I come to the end of the today's discussion, that is basically on the three-dimensional geometry. So I hope this particular concept was very important and this today's lecture was clear. So if you have understood this particular lecture and you have enjoyed watching this particular lecture, then do like the video. Then do like the video as well as subscribe to my channel to never miss out the upcoming content. I hope this particular is clear, ठीक है. तो इसी के साथ you will definitely go out in the description box and check out for the notes as well as also check out on the playlist of vectors and 3D geometry. I have already covered vectors and in this simultaneous fashion I will cover up 3D geometry, then I will take out straight line in space and then further topics of planes, okay. So planes खत्म करने के बाद I will complete up the होल प्लेलिस्ट ऑफ वेक्टर्स एंड 3 डायमेंशन ज्योमेट्री. उसके बाद मैं जेईई मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेने वाला हूं एंड जेईई एडवांस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साइमल्टेनियसली, ठीक है. तो इसी के साथ मैं लेक्चर से अलविदा लेता हूं. तब तक के लिए थैंक यू.